हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज हम एबीएफएम एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए यूनिट 1 का पार्ट 4 लेके आए हैं। यहाँ पे हम इसके पहले लेक्चर में हमने मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है। देन क्या क्या क्लासिफिकेशन है मैनेजमेंट के, कौन से स्कूल्स क्लासिफिकेशन है। देन अलग अलग साइंटिस्ट की थियरी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, डॉगलास मैकग्रेगर्स XY थियरी, मोटिवेशन हाइजीन थियरी, ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो फाइंडिंग्स थे, रिसर्च थे, उससे स्टडी किया था, ठीक है। और फिर आगे इन सब से आगे निकल के दो इम्पॉर्टेंट थियरीज आई थी जो कि अभी तक चालू है, यूज़ कर रहे हैं मैनेजमेंट में। वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आगे हम देखेंगे कि मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स ने अगेन डेफिनेशंस दिए हैं, वो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ये चैनल पे आपको CA/IIB 2023 का जो एग्ज़ाम आने वाला है अभी न्यू सिलेबस का, उसके लिए सभी सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्स्ट बुक से वर्ड टू वर्ड लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर की जाएगी। आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट, इसके पहले हमने यही चैप्टर के यूनिट 1 के 3 पार्ट्स डाले हुए हैं स्टूडेंट्स, तो आप पहले उन्हें देखिए फिर ये पार्ट देखिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। मैनेजमेंट challenges and opportunities. Management faces lot of challenges for achieving business objectives, also gets a lot of opportunities which need to be properly evaluated in a time bound manner, ठीक है। तो मैनेजमेंट करते वक्त बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी रहते हैं और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, जो कि एक लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना, इवेल्युएट करना ज़रूरी है। सेवरल इश्यूज विच आर फेस्ड बाय मैनेजमेंट इंक्लूड विच बिजनेस मॉडल टू अडॉप्ट। देखिए, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करना है तो उन्हें क्या क्या अलग अलग इश्यूज फेस करने पड़ते हैं ताकि वो बिज़नेस अच्छे से मैनेज किया जाए। तो सबसे पहला है कि विच बिज़नेस मॉडल टू अडॉप्ट, मतलब कौन सा बिजनेस मॉडल अडॉप्ट करें। हाउ टू मैनेज द इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन, ये हम देखेंगे टर्म स्टूडेंट्स। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, मैं आपको सिर्फ अभी एक आइडिया देती हूँ। देखिए, अभी जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, मतलब सब लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, तो हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इमीडिएट गूगल करते हैं या ऑनलाइन में ब्राउज़र में सर्च करते हैं, ठीक है। हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स में लाइक यूट्यूब में वगैरह हम लोग सर्च करते हैं और वहाँ पे हमें मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इतनी वास्ट हुई है और हमें घर बैठे बैठे अलग अलग टाइप का डेटा मिल जाता है, वो भी आसानी से। तो ये क्या है, मतलब इसके पहले जो टाइम था वहाँ पे डेटा इतना आसानी से एक्सेसिबल नहीं था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नॉलेज अगर चाहिए तो वो आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन अभी सब कुछ एडवांस हो गया, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, ठीक है। तो ये इसे कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। हाउ टू मैनेज चेंजेस टेकिंग प्लेस एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। कैसे, मतलब सिचुएशन में, जैसे कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है बिजनेस में, ठीक है। तो वो कैसे चेंजेस टेक प्लेस हो रहे हैं, जैसे कि मार्केट हो गया, मार्केट फ्लक्चुएशन, कस्टमर के रिक्वायरमेंट, ठीक है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस, ये सब चीज़ें, तो इसे कैसे मैनेज किया जाए। हाउ टू फेस थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये अभी हम देखेंगे आगे। अब आपको इसका डिटेल में पता चल जाएगा क्या है। हाउ टू मैनेज इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ओके, इसे भी हम देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें कैसे मैनेज की जाए। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मतलब कि अगर हम कुछ डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ बिजनेस चला रहे हैं, अगर प्रॉफिट के लिए कुछ हम गोल्स बना रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना करे, ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम आगे देखेंगे। जब हमने बैंक एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस जीके का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो हमने देखा ही होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। तो ये सभी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एक मैनेजमेंट को, ठीक है। तो अभी इसके लिए अलग अलग बिजनेसेस ने ना स्टूडेंट्स अलग अलग टाइप के मॉडल्स अडॉप्ट किए, ओके। तो वो क्या क्या मॉडल्स अडॉप्ट किए वो समझते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि बिजनेस मॉडल होता क्या है, ओके। बिजनेस मॉडल अलग अलग टाइप के होते हैं, ये तो हमने समझा, लेकिन उसे बनाया किस बेसिस पे जाता है। अगर एक बार ये आपके दिमाग में समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको मॉडल रिकग्नाइज करना आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए, बिजनेस मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्लाइंट्स टू बी सर्व्ड, द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, द रेवेन्यू अर्निंग मॉडल, वेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड द मैनर इन विच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल
कौन सी चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं? बिजनेस मॉडल्स आर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लाइंट्स टू बी सर्व्ड, मतलब कौन से क्लाइंट्स, कौन से कस्टमर के टाइप को सर्व करना है, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करना है। रेवेन्यू अर्निंग मॉडल, मतलब रेवेन्यू किस तरीके से हम अर्न करेंगे। वेज ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो अलग अलग वे से जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसका एडवांटेज लेके सस्टेन करना है बिजनेस में। द मैनर इन विच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, और कौन से और कैसे मैनर में प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ये अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे बेस्ड जो बिजनेस मॉडल्स है ना स्टूडेंट्स, उसे क्लासीफाई हम करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी शैल बी एबल टू परफॉर्म बेटर इफ़ इट अंडरस्टैंड्स द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर एक बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छे से कब होगा, कब वो बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म किया जाएगा, इफ़ इट अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करता है वो अगर हमें पता चल जाएगा, तो वो जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी शैल परफॉर्म बेटर, ठीक है, कि कौन सा मॉडल वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रहा है। द बिजनेस मॉडल कवर्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस मॉडल कवर करता है इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड की स्ट्रक्चरल फीचर्स, कि एक बिजनेस के ऑपरेशन उसका कैसा चलेगा और क्या क्या की स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ठीक है। वाइल द सिंपलेस्ट बिजनेस मॉडल शैल बी अ मॉडल विच हेल्प्स मैनेजमेंट टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्रॉफिट, ठीक है। सबसे आसान बिजनेस मॉडल क्या होता है? ऐसा बिजनेस मॉडल, ऐसा मैनेजमेंट जहाँ पे सर्विसेज, अगर बिजनेस सर्विस वाला है या गुड्स, मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है तो वो प्रॉफिट करे, ठीक है। इसी मॉडल को बोलते हैं सबसे इजी, आसान, सिंपलेस्ट बिजनेस मॉडल, ताकि वो प्रॉफिट करे, ठीक है। सच मॉडल्स मे और मे नॉट वर्क, लेकिन ऐसा सिंपल बिजनेस मॉडल हमेशा ही वर्क करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं। हेंस अ वैरायटी ऑफ अदर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल्स आर इन अ वीक। सो ये सिंपल मॉडल हमेशा वर्क करेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए अदर कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स भी अभी डिमांड में है, ठीक है। तो आपको समझा स्टूडेंट? देखिए बेसिकली क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या बिजनेस मॉडल है, उसे पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस मॉडल, अलग अलग कंपनी अपना बिजनेस मॉडल कैसे सिलेक्ट करती है, लेकिन हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग है स्टूडेंट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर बिजनेस का अपना काम करने का तरीका अलग है। अगर कोई सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है तो कोई प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, या कोई फार्मास्यूटिकल है तो ज़रूरी नहीं, या कोई आईटी इंडस्ट्री है तो, या कोई आईटी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है, कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो कोई सॉफ्टवेयर में मैन्युफैक्चरिंग वाला है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाली कंपनी। तो बेसिकली क्या है, सभी ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग बिजनेसेस एक ही तरीके का मॉडल नहीं फॉलो कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका बिजनेस अलग अलग है, उनके टाइप ऑफ वर्किंग अलग अलग है, उनका बिजनेस करने का जो एक्चुअली जो मोटो है ना, मतलब किसी का सर्विस देना है, किसी का प्रोडक्ट देना है, किसी का और कुछ है, तो ये सब चीज़ें एट ए टाइम कैसे सेम रह सकती है? इसमें सिर्फ सिंपल मॉडल नहीं फॉलो हो सकता, ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग रहेगा। तो वही अभी हमें समझना है कि कौन से और कितने टाइप के बिजनेस मॉडल्स है, ठीक है। देखिए सबसे पहला बिजनेस मॉडल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आपको हर एक एग्जाम्पल के बाद लाइव एग्जाम्पल दिया है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी वो मॉडल फॉलो कर रही है, तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सबसे पहला बिजनेस मॉडल है सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल, मतलब ऐसा मॉडल, ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है या कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है। अंडर दिस मॉडल बिजनेस में प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज विच हेल्प इम्प्रूव क्लाइंट्स ऑपरेशंस। ये एक ऐसे टाइप का बिजनेस होता है जिसमें आपको कंसल्टिंग सर्विसेज दी जाती है, आपको गाइड किया जाता है ताकि उनके जो क्लाइंट्स है उनका ऑपरेशन इंप्रूव हो, ठीक है। क्लाइंट्स ऑपरेशन इंप्रूव मतलब बेसिकली क्लाइंट को एक तरीके की सर्विस देता है, ठीक है, कुछ कंसल्टिंग सर्विसेज या किसी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और इसका एग्जांपल है स्टूडेंट्स IBM की जो कंपनी है वो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल यूज़ करता है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंपनी, ऐसा पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल यूज़ करती है, दैट इज IBM। या ऐसा पूछ सकते हैं IBM कौन सा कंसल्ट सर्विसेज मॉडल, कौन सा बिजनेस मॉडल यूज़ करती है, तो विच इज सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल है प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, ओके। प्रॉफिट पिरामिड मॉडल, अंडर दिस मॉडल customers are provided low price products initially and gradually they are moved to expensive products where business earns higher profit। तो प्रॉफिट पिरामिड मॉडल में जैसे कि पिरामिड कैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, वहाँ पे
आपको स्टार्टिंग में लो प्राइस के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ये टाइप के बिजनेस में, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ मूव किया जाता है ताकि बिजनेस हायर प्रॉफिट कमा सके। तो स्टार्टिंग लो प्राइस प्रोडक्ट से होती है और धीरे धीरे फिर हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ ये बिजनेस जाता है। तो ऐसे टाइप के बिजनेस को बोलते हैं प्रॉफिट पिरामिड मॉडल। कौन सी कंपनी ये टाइप फॉलो करती है? तो ये है जीई, जनरल मोटर्स, जो बहुत फेमस कंपनी आपको पता रहेगा, जनरल मोटर्स। ये कंपनी ये प्रॉफिट पिरामिड मॉडल को फॉलो करती है। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में ऐसा कंफर्म क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल मोटर्स कौन से पिरामिड मॉडल, कौन से बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है? तो इट्स प्रॉफिट पिरामिड, या प्रॉफिट पिरामिड मॉडल कौन सी कंपनी फॉलो करती है? जीई, जनरल मोटर्स। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल है मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। ठीक है, सच मॉडल्स हैव बीन यूज्ड बाय कंपनीज लाइक जिलेट एंड एचपी। जिलेट पता है ना, जो रेजर की कंपनी है। एचपी आई थिंक ये गैस कंपनी है एचपी, ठीक है, नहीं गैस कंपनी नहीं है एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है। एक कंफर्म करके आई विल टेल यू कि सच मॉडल्स आर बीन यूज्ड बाय जिलेट एंड एचपी। तो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल बेसिकली क्या है? देखिए, जिलेट सोल्ड चीपर रेजर्स एट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस एंड मेड मनी ऑन हाई एंड रेजर ब्लेड्स। इसका मतलब ये है कि मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं और कुछ चीज़ों पे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। वो नॉर्मल जो प्लेन उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, और जितना भी मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब ऐड करके जितना भी मतलब मिनिमम पैसा जितना लगता है उतना ही कस्टमर से लिया जाता है। उसमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, और जो मनी बनाया जाता है, पैसा कमाया जाता है, वो हाई एंड प्रोडक्ट्स पे कमाया जाता है, थोड़े कॉस्टली एक्सपेंसिव, जैसे कि हाई एंड रेजर ब्लेड्स पे जिलेट कमाता है। एचपी हैज़ डन इट विथ इट्स प्रिंटर्स। ओके सॉरी, एचपी मतलब जो एचपी, ये मैं हमने कन्फ्यूजन अभी हुआ था हमें, विच इज़ जो आपको कंप्यूटर प्रिंटर्स वगैरह देते हैं ना, वो कंपनी है। ठीक है, एचपी के प्रिंटर्स आते हैं। ठीक है, तो इट हैज़ डन विद इट्स प्रिंटर्स एंड इंक कार्ट्रिजेस। ठीक है, वेयर वंस कस्टमर बाइज द प्रिंटर ऑफ एचपी ही ऑल्सो बिकम्स डिपेंडेंट ऑन एचपी फॉर कार्ट्रिजेस। तो बेसिकली अगर एचपी का प्रिंटर कोई खरीद लेता है तो उसे पूरा टाइम जब तक वो प्रिंटर वो यूज़ कर रहा है उसे एचपी के कार्ट्रिजेस पे ही डिपेंड कर रहना पड़ता है। तो यही मॉडल है मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि कौन सी कंपनियां मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल यूज़ करते हैं, दैट इज एचपी एंड जिलेट, या जिलेट एंड एचपी, या कोई भी एक कंपनी का नाम दे देंगे, आपको पूछेंगे कि ये कौन सा बिजनेस मॉडल यूज़ करते हैं, जो मल्टी कंपोनेंट सिस्टम मॉडल। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट मॉडल। दिस मॉडल ऑफर बेसिक प्रोडक्ट फ्री एंड मेक मनी थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो बेसिकली ये इस केस में बेसिक प्रोडक्ट्स फ्री दिए जाते हैं और एडवर्टाइजिंग के थ्रू मनी पैसा कमाया जाता है। एग्जाम्पल फेमस यूट्यूब एंड गूगल आर लाइव एग्जाम्पल्स। ठीक है, गूगल आपको डेटा कुछ भी वेबसाइट पे अगर पढ़ना है तो फ्री में देता है ना, फ्री में आप पढ़ सकते हो, लेकिन एड्स में आपसे पैसे लेता है। ठीक है, एड्स में लोगों से मतलब पैसे लेता भी है और देता भी है। और यूट्यूब भी सेम, आपको फ्री में कंटेंट आप देख पा रहे हो, अभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है, विच इज़ फ्री, बट अगर एड्स जैसे कि चलते हैं तो उसमें उससे यूट्यूब पैसे कमाता है। ठीक है, तो ये है एडवर्टाइजमेंट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल है स्विच बोर्ड मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको हर एक मॉडल, वो मॉडल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और उसके एग्जाम्पल्स, अभी लाइव में कौन सी कंपनी वो मॉडल फॉलो कर रही है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्विच बोर्ड मॉडल। दिस मॉडल अलाउज फर्म टू एक्ट एज अ इंटरमीडियरी फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल सेलर्स विद मल्टीपल बायर्स। तो स्विच बोर्ड मॉडल मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। स्विच बोर्ड मतलब एक स्विच बोर्ड रहता है जहाँ पे जैसे कि हम लोग अलग अलग स्विचेस लगा सकते हैं, ठीक है, सॉकेट वगैरह, ऐसा आप इमेजिन कीजिए। तो यहाँ पे क्या रहता है, मल्टीपल फर्म्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, अलग अलग बिजनेसेस को, जो सेलर्स और बायर्स है, तो वो ये प्लेटफॉर्म में आके कनेक्ट होके जो ये बिजनेस है वो प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे कि ईबे है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, दीज आर द बिजनेसेस विच हैव यूज दिस मॉडल सक्सेसफुली। जैसे कि ये बताया आपको, अमेजोन पे अलग अलग सेलर्स अपना ऐड डालते हैं और अलग अलग बायर्स ऐड खरीद लेते हैं, तो बीच में जो प्रॉफिट होता है वो अमेजोन लेता है। ठीक है, तो मतलब इसका खुद का ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इस पे अलग अलग सेलर्स और बायर्स को ये कनेक्ट करता है। फ्लिपकार्ट, ईबे, ठीक है, ये सब शॉपिंग के हैं, तो ये स्विच बोर्ड मॉडल फॉलो करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइम मॉडल क्या है, दिस मॉडल डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैपन्स। ओके, कि कितने जल्दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। द बिजनेस विच पायोनियर सम न्यू आइडिया शैल सक्सेसफुल इनिशियली टिल द कॉम्पिटिटर्स जॉइन द बैंडवैगन। देखिए ये मॉडल क्या कहता है बेसिकली कि जितना जल्दी कोई भी बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाए उतना जल्दी वो बिजनेस मार्केट में फेमस हो जाएगा। जब तक कि बाकी की कंपनियां वो बिजनेस में उतर नहीं जाती तब तक ये बिजनेस ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली ये कहना चाहता है। और बिजनेस विच पायोनियर सम न्यू आइडिया शैल बी सक्सेसफुल इनिशियली टिल अदर कॉम्पिटिटर ज्वाइन, क्योंकि बाकी के ज्वाइन करेंगे तो फिर कॉम्पिटिशन हो जाएगी। ठीक है,
तो इसी को कहते हैं टाइम मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी मॉडल। A business following this model just waits for market to mature with standardization of the product and enters with a low cost, low margin product with mass appeal. Okay. For example, Southwest Airline, Walmart, Dell. इसका मतलब देखिए, एफिशिएंसी मॉडल मतलब क्या है कि ऐसा बिजनेस जो कि वेट करता है मार्केट में कोई प्रोडक्ट मैच्योर होने का, मतलब पॉपुलर होने का, विद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसे एक उसका स्टैंडर्ड क्रिएट करता है वो प्रोडक्ट का, उसके प्रोडक्ट का, हाँ, वो कंपनी या वो जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है उसका एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है जब तक मार्केट में वो फेमस होता है। मैच्योर मतलब वो मार्केट में फेमस होकर एक लोगों का ट्रस्ट उस पर नहीं बैठता और एक स्टैंडर्डाइजेशन अचीव करता है, और मार्केट में एंटर ही वो करता है लो कॉस्ट एंड लो मार्जिन प्रोडक्ट विद अ मास अपील। मतलब वो आपको एक बेस्ट प्रोडक्ट देगा और वो भी लो कॉस्ट और लो मार्जिन में, आपको उसमें मतलब सस्ते दाम में, और उसका लेस मार्जिन रहेगा, उसका खुद का भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा, तभी तो वो सस्ते में आपको दे पाएगा ना, ऐसा प्रोडक्ट वो आपको देगा। इसका एग्जांपल है साउथ वेस्ट एयरलाइंस, ठीक है। वॉलमार्ट का आपको पता है, वॉलमार्ट का डीमार्ट है ना, आप सबको पता ही होगा, मोस्ट ऑफ जगह पे है डीमार्ट। मतलब वहाँ पे हम सस्ते में वही सामान जो बाहर हमें बनिया के पास या कहीं और शॉप्स में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट में मिलता है, डीमार्ट में आपको अगर आप थोड़ा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो सस्ते में पड़ जाता है। देन डेल, ठीक है। तो ये सब लोग ये एफिशिएंसी मॉडल फॉलो करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी कौन सा मॉडल फॉलो करती है, साउथ वेस्ट एयरलाइन, वॉलमार्ट एंड डेल, देयर एफिशिएंसी मॉडल। एफिशिएंसी मॉडल क्या है कि वो मार्केट को मैच्योर होने का और प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करने का वेट करता है, और उसी टाइम पे वो लो कॉस्ट एंड लो मार्जिन प्रोडक्ट विद मास अपील, जहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बैठ जाता है प्रोडक्ट पे, ऐसा प्रोडक्ट वो लॉन्च करता है, ठीक है। ये भी एक स्टूडेंट, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, मैं अभी आपको आगे की भी बता रही हूँ कि अलग अलग बिजनेसेस कौन से अलग अलग वेज, अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके मार्केट में अपना बिजनेस चला रहे हैं और सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो आप देख सकते हो अलग अलग बिजनेस अलग अलग मॉडल यूज़ करें, लेकिन सभी अपने जगह पे अच्छे से सक्सेसफुल है। तो कोई भी कंपनी को अगर मैनेजमेंट करना है, ठीक है, कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर करना है तो ऑब्वियसली इन सब का तो अलग अलग ही रहेगा ना, तो इसीलिए वो अलग अलग टाइप के मॉडल्स फॉलो करते हैं ये लोग, और हमें वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि वो कौन सा मॉडल फॉलो करते हैं, या अगर वो कंपनी के जो मैनेजमेंट सेक्शन में जो बैठे जो मैनेज कर रहे हैं वो नहीं समझेंगे कि कंपनी कौन सा मॉडल फॉलो कर रही है, तब तक वो उसे मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल। ओके, this model involves developing concepts which may or may not be profitable but are used for driving other products through synergy. प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल मतलब क्या, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता जाएगा। यहाँ पे ना क्या होता है बेसिकली कि आपको एक प्रोडक्ट्स, ये एक डेवलपिंग कंसेप्ट में होता है, मतलब बेसिकली कुछ चीज़ डेवलप की जाती है, लेकिन वो जो चीज़ डेवलप हुई है उससे प्रॉफिट होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो डेवलप किया हुआ चीज़ से आप दूसरे जगह पे प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द मैनेजमेंट लुक्स एट द होल पिक्चर इन सच केसेस, ठीक है। मैनेजमेंट ऐसे केस में मैनेजमेंट को पूरे पिक्चर को स्टडी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्ट डिज्नी पता है आपको, वो कार्टून्स बनाता है, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी यूज़ कार्टून कैरेक्टर्स फॉर डेवलपिंग थीम पार्क्स, मतलब वॉल्ट डिज्नी के जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, भले ही उनको वो कैरेक्टर्स को यूज़ करके कुछ पैसा मिले ना मिले, लेकिन वो कैरेक्टर उन्होंने बने इतने फेमस है कि उनको यूज़ करके वो थीम पार्क्स बनाते हैं, मर्केंडाइज, लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ वो लेते हैं, जिसको यूज़ करके वो एक ह्यूज प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल में वो डेवलपिंग कंसेप्ट को यूज़ करके, भले ही वो कंसेप्ट खुद से प्रॉफिट ना कमाए, लेकिन दूसरे बिजनेसेस में वो यूज़ करके प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वॉल्ट डिज्नी यूज विच मॉडल, प्रॉफिट मल्टीप्लायर मॉडल। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल मॉडल। ओके, एंटरप्रेन्योरियल मॉडल, दिस मॉडल डील्स विद ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू क्लाइंट्स विच आर नॉट अट्रैक्टिव टू लार्ज कॉम्पिटिटर्स बट हैव पोटेंशियल ऑफ फास्ट ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरियल मॉडल मतलब ऐसे मॉडल्स जहाँ के जो मॉडल्स कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स पे या स्पेशलाइज्ड सर्विस पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, वो वास्ट एरिया को नहीं कवर कर रहे, जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को कवर करते हैं, और वो मॉडल्स अट्रैक्टिव नहीं है, लार्ज कॉम्पिटिटर्स को वो मतलब कवर नहीं कर रहे, लेकिन जो कुछ पर्टिकुलर सर्विस में, जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ में वो फोकस कर रहे हैं ना, वो भी इटसेल्फ एक बड़ा पोटेंशियल रखता है फास्ट ग्रो होने का, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर सो मेनी केसेस टुडे वेयर बिग कंपनीज लाइक टाटा हैव एक्वायर्ड स्मॉलर प्लेयर्स विद पोटेंशियल, मतलब और ऐसे छोटे बिजनेसेस को, ऐसे छोटे मॉडल्स को जहाँ पे मतलब जो कि बहुत लार्ज कॉम्पिटिटर्स जिनके नहीं है, मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स लार्ज है नहीं क्योंकि वो एक छोटे से सेक्शन को फोकस करते हैं, लेकिन वो उसमें इतने स्पेशलाइज है कि उसे यूज़ करके वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, तो लार्ज कंपनी उनको खरीद लेते हैं। जैसे कि टाटा ने अभी रिसेंटली 1 mg
को एक्वायर किया। 1 mg वॉज एक्वायर्ड बाय टाटा ना। 1 mg आपको पता है ना, उस पर आपको कोई भी आप मेडिसिन का नाम डालोगे तो उसका आपको कंटेंट आएगा, और वो कंटेंट आपको मतलब यूज़ करके अगर उसका सेम ब्रांड का नहीं तो आप अलग ब्रांड का भी ले सकते हो, ठीक है। आई थिंक ऐसा ही कुछ है ये, ठीक है। तो इसे अभी टाटा ने रिसेंटली एक्वायर किया है। और लास्ट मॉडल है स्टूडेंट्स डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। ये मॉडल क्या कहता है, फ्री प्रोडक्ट्स अंडर दिस मॉडल मे बी ऑफर्ड एट अ वेरी लो कॉस्ट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर and for saturating the market to make everybody talk about the product as a great brand and industry standard, and subsequently users are offered high end and high margin products। तो बेसिकली ये डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल क्या करता है, आपको स्टार्टिंग में ये फ्री प्रोडक्ट्स देगा, ठीक है, या बहुत लो कॉस्ट के, मतलब बहुत उसकी पैसे आपको बहुत कम पे करने पड़ेंगे, या फ्री आपको देगा प्रोडक्ट। और जैसे ही आप सब में ये प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाए, एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, और पॉपुलर हो जाए, ग्रेट ब्रांड हो जाए, मतलब सभी लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करने लग जाए और उस पर डिपेंडेंट हो जाए, एक इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड बनी है प्रोडक्ट का, उसके बाद में वो हाई एंड प्रोडक्ट ऑफर करना स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल कौन फॉलो करता है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का पता होगा, MS ऑफिस के पहले तो स्टार्टिंग के आप फ्री वर्जन वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, और बाद में अगर आपको हायर वर्जन चाहिए या कुछ हाई एंड उसका ये चाहिए तो आपको फिर थोड़ा थोड़ा पे करके वो करना पड़ता है, ठीक है, लेना पड़ता है। तो डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल स्टूडेंट्स कौन सी कंपनी फॉलो करती है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। या आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सा बिजनेस मॉडल फॉलो करती है, विच इज़ डी फैक्टो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल। तो अब आपने देखा स्टूडेंट, देखिए कितने मॉडल्स हैं। 1 पहले तो सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग या कंसल्टिंग सर्विसेज, देन पिरामिड मॉडल 2, मल्टी कंपोनेंट मॉडल 3, एडवर्टाइजमेंट 4, स्विच बोर्ड 5, टाइम मॉडल 6, एफिशिएंसी 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 मॉडल्स है। अलग अलग बिजनेस मॉडल है, टोटल 11, और अलग अलग कंपनी अभी मार्केट में जो सभी सक्सेसफुल है अपने जगह पे, वो ये अलग अलग मॉडल यूज़ करके अपना बिजनेस अच्छे से चला रहे हैं। तो इसी बात को देख के हम क्या कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं सभी कंपनीज़ की मैनेजमेंट एक सिंपल प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करे ताकि वो कंपनी वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो, नहीं। हर कंपनी का अपने अपने सर्विस या अपने अपने प्रोडक्ट अपने अपने बिजनेस के टाइप से हिसाब से उनका मॉडल रहता है। और कोई भी मैनेजमेंट को अगर किसी कंपनी का प्लान बनाना है तो वो मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि अपनी कंपनी अपना बिजनेस कौन सा मॉडल फॉलो करता है, तभी वो एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान और बिजनेस मैनेजमेंट प्लान बना पाएगा, ठीक है। सो दीज मॉडल्स इनवेरिएबली इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय यूजिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ओके। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल्स ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स अच्छे से वो यूटिलाइज करके बेस्ट वे में वो कस्टमर्स को देते हैं बाय यूजिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट्स मिक्स। अलग अलग मॉडल्स को कुछ कंपनी अलग अलग मॉडल्स को मिक्स करके भी अपना बिजनेस चलाते हैं, और वेराइटी ऑफ टेक्निक्स आर यूज फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट था टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है बिजनेस मॉडल्स, तो आपको ये ध्यान रखना है और रिविजन भी करना है। आगे देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन। हमने देखा था इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। द मॉडर्न डे वर्ल्ड विच इज विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड डिजिटल इवोल्यूशन विच हैज़ रिजल्टेड इन द एक्सप्लोजन ऑफ इन्फॉर्मेशन एट अ स्केल हिथरटू अननोन। आपको मैंने बताया था अभी जैसे जैसे डिजिटल रिवोल्यूशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो रहा है। The function of data storage and retrieval is becoming more and more challenging day by day, okay, and the task of processing and analyzing the data for social and economic gains is also becoming more and more difficult technical। तो बेसिकली डिजिटल रिवोल्यूशन जैसे जैसे हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, अलग अलग मतलब इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना, उसे रिट्राइव करना, ये डे बाय डे बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। और ऐसे डेटा को प्रोसेस करना, उसे एनालाइज करना, ये और एक अपने आप में ही बड़ा चैलेंज हो चुका है फॉर द सोशल इकोनॉमिक गेन्स, ठीक है, मतलब आपके बिजनेस में गेन्स के लिए इस डेटा को मैनेज करना इटसेल्फ अ बिग चैलेंज हो चुका है, ओके। सो ऑर्गेनाइजेशंस विच आर इन अ पोजिशन टू एक्सप्लॉइट द opportunities offered by technological innovations have to be able to meet these emerging challenges। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको इस कंपटीशन में अपना बिजनेस को उतारना है और अपने बिजनेस को टिकाना है, सक्सेसफुली उसे कंप्लीट करना है, अलग अलग मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हो रहे हैं उसे यूज़ करके अपने अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है, तो उसे वो ऑर्गेनाइजेशन को, वो बिजनेस को ये चैलेंजेस फेस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो भाग नहीं सकता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट नहीं भाग सकती, क्योंकि अगर उनको
सिस्टम में टिका रहना है, उन्हें कंपटीशन में अपना बिजनेस ग्रो करना है, आगे रहना है, तो उन्हें ये सभी चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लेके फेस इमर्ज करना पड़ेगा. सच अ कैपेबिलिटी ऑल्सो गिव्स देम एन एज ओवर बिजनेसेस हु आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू सो. तो ऐसी कैपेबिलिटी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग चैलेंजेस में खुद को स्ट्रांगली सर्वाइव करता है, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करके खुद के ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करता है, तो ऐसा बिजनेस जो अलग कॉम्पिटिटर्स है उसके, जो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मार्केट में जैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को, डेटा को मैनेज करना, डेटा को यूज़ करना, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना जो नहीं कर रहे ना, उनसे वो बिजनेस आगे निकल जाएगा. द फ्लिप साइड इज दैट दिस डिजिटल गैप कैन ऑल्सो गिव राइज टू इनइक्वालिटीज विच शैल हैव टू बी ब्रिज्ड विद द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट डिसेमिनेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. लेकिन इसके दूसरी साइड क्या है कि ये एक तरीके के डिजिटल गैप भी बनाती है, जिसके वजह से इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो सकती है अलग अलग बिजनेसेस में, ठीक है, विच शैल हैव टू बी ब्रिज. इस डिजिटल गैप को हमें जोड़ना है, ठीक है, मतलब ऐसे बिजनेसेस जो ये सभी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, और ऐसे बिजनेसेस जो ये सभी चीज़ों को एक्सेस या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो डिजिटल रिवॉल्यूशन में अपना बिजनेस स्ट्रांगली नहीं सस्टेन कर पा रहे, उनके बीच में जो डिजिटल गैप है ना, जो इनइक्वालिटी आई है, उससे ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है विद द यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट डिसेमिनेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी. एक अप्रोप्रिएट डिजिटल टेक्नोलॉजी को सभी लोगों तक पहुंचा के ये गैप को हम भर सकते हैं. देयर इज़ ऑल्सो स्कोप फॉर डेलिबरेट स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन बाय सच पीपल हु लैक बिहाइंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स. मतलब और ये जो गैप क्रिएट होता है ना, इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सक्सेसफुल अपने बिजनेस में नहीं हो पाए, वो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन दे दे लोगों को, कि मतलब वो ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दे कि हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाए. एक्चुअल रीज़न तो कुछ अलग ही था, कुछ डिजिटल गैप था, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैप था. जैसे कि अभी हमने देखा कि सभी लोगों तक अगर डिजिटल रिवोल्यूशन नहीं पहुंचा, सभी लोगों को अगर ये नॉलेज का जो फ्री में अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन का, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर वो अपने बिजनेस को नहीं ग्रो कर पाते, तो ऐसे लोग जो बिजनेस नहीं ग्रो कर पाए, वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के बाकी के लोगों को भी मिसगाइड कर सकते हैं, ठीक है, एंड डू नॉट मेक एफर्ट्स टू इंप्रूव देयर कैपेबिलिटी. और ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेबिलिटी को तो इंप्रूव करेंगे नहीं और लोगों को भी गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे. द इश्यूज पर्टेनिंग टू द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, स्टेट्स, बिजनेसेस शैल ऑल्सो नीड टू बी एड्रेस. ये सब चीज़ें जो कि डेटा फ्रीली अवेलेबल है, इसके बीच में भी स्टूडेंट्स प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, लोगों के प्राइवेसी डेटा, उनका प्राइवेट डेटा, स्टेट्स का प्राइवेट डेटा, बिजनेसेस का प्राइवेट डेटा भी प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो फ्रीली अवेलेबल होना भी सेफ नहीं है. ये इशू को भी एड्रेस करना जरूरी है एज फार एज पॉसिबल विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. और ये सब चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही करनी है, क्योंकि अगर मुझे पता है कोई कंपनी का डेटा या किसी पर्सन का डेटा फ्रीली एज मच एज अवेलेबल है, और बाद में अगर उससे किसी ऐसे पर्सन को जिसको वो डेटा मिसयूज़ करना है, तो उसने वो डेटा ले लिया, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट सेफ ना. तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसकी प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करनी है, ठीक है. द पेस ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन इज गोइंग टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो जो डिजिटलाइजेशन है और रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन, जो लोगों, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन मतलब बेसिकली जो नॉलेज है ना, फ्रीली अवेलेबल हो रहा है और हर एक पर्सन तक ये अवेलेबल हो रहा है, लोग आसानी से डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे यूज़ करके खुद की प्रोग्रेस कर रहे हैं. ये तो बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है. एंड बिजनेसेस एंटिटीज हैव टू एडजस्ट एंड रियलाइन देमसेल्व्स विद द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीजिंग इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन. तो मतलब बिजनेसेस, जो अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंपनीज है, उनको वो जो टाइम के हिसाब से जैसे डिजिटलाइजेशन और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग खुद को बदलना होगा, खुद के बिजनेस को उनको रियलाइन करना होगा, ताकि उनका बिजनेस वो कंपटीशन में भी टिके रहे. और चाहे कितने भी चेंजेस आए डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो, कितने भी चैलेंजेस आए, कितने भी न्यू इन्वेंशन हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आए, वो सभी में हर एक बिजनेस को खुद को रियलाइन करके, वो सभी केसेस में खुद को एडजस्ट करके उसको अपना बिजनेस सक्सेसफुली आगे बढ़ाना होगा. तभी वो बिजनेस मार्केट में टिका रहेगा और उसका प्रॉफिट होगा, वो ग्रो करेगा, ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन का. अभी आगे देखते हैं मैनेजिंग द चेंज. देखिए, चेंज तो होता ही रहेगा, तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, इसके रिगार्डिंग कुछ ऑथर्स ने बोला है. देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज. कुछ भी इस जगह, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज. चेंज मतलब बदलाव. इस दुनिया में बदलाव के सिवा और कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब बदलाव तो होता ही रहेगा हर टाइम, ठीक है. इज सेड बाय हेराक्लिटस, अ ग्रीक फिलोसोफर हु लिव्ड 2500 ईयर्स अगो. मतलब देखिए 2500 ईयर्स अगो,
500 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर था, उनका नाम क्या था, हेराक्लिटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा था, देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, मतलब चेंज के सिवा कुछ भी परमानेंट नहीं है। द सेइंग इज स्टिल रिलीवेंट, और ये सेइंग अभी तक रिलीवेंट है, सच है, एंड शैल कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल टाइम्स, और ये हमेशा तक, आखिर लास्ट टाइम तक ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है देयर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, ये किसने कहा था, हेराक्लिटस ने कहा था। इवन दो वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल ओवर पास्ट 20 years, वी मस्ट लुक अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ न्यू एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हैपनिंग इन द बैंकिंग वर्ल्ड दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी हैव सीन बिफोर। मतलब भले ही हम पिछले 20 years में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन हम जब जैसे आगे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकिंग का जो वर्ल्ड है वो भी बहुत वास्टली चेंज हो रहा है, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक है। दैट देयर इज अ न्यू एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, अलग अलग ट्रेंड आ रहा है बैंकिंग वर्ल्ड में, एंड इज टोटली डिफरेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट आई हैव सीन बिफोर। मतलब जो पहले बैंकिंग चलता था और जो अभी बैंकिंग चल रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत अलग अलग ट्रेंड्स आए हैं, और वो अडॉप्ट करके ही जो बैंक्स है वो सस्टेन कर रहे हैं, और वो हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि हम ये बैंकर्स हैं और ये एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, मार्सियो दे एंड्राडे स्केटिनी, जो डायरेक्टर है इटियाऊ यूनिबैंको में, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसने कहा था कि बैंकिंग वर्ल्ड बहुत वास्टली चेंज हो रहा है, ट्रेंड्स अलग अलग आ रहे हैं, मार्सियो दे एंड्राडे स्केटिनी ने, ठीक है। द मैनेजमेंट इज ऑल्सो ट्रू अबाउट मैनेजिंग चेंज बिकॉज द बिजनेस एनवायरमेंट इज नॉट स्टैटिक एंड कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम, ठीक है। द मैनेजमेंट इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग चेंज। तो मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली चेंज को भी मैनेज करना, क्योंकि कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट स्टैटिक मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, और कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट स्टैटिक नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। इसीलिए मैनेजमेंट को मैनेजिंग चेंज भी सीखना जरूरी है। द फॉरमोस्ट चैलेंज फेस बाय मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड रिलेट्स टू रेजिस्टेंस फॉर द चेंज फ्रॉम पीपल, ठीक है। इसीलिए सबसे पहला चैलेंज मैनेजमेंट के लिए क्या है, जो कि मैनेजमेंट फेस करते हैं, वो है रेजिस्टेंस फॉर द चेंज फ्रॉम पीपल। अगर कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट को कुछ चेंज लाना है तो सबसे पहला वो क्या फेस करता है, रेजिस्टेंस फॉर चेंज फ्रॉम पीपल। जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं या उसके जो कस्टमर्स है, अगर वो अपोज करते हैं वो चेंज लाने के लिए, तो वो एक बड़ा चैलेंज है कोई भी मैनेजमेंट के लिए। जनरली व्हेन पीपल आर वेल सेटल्ड इन देयर जॉब दे डू नॉट वांट टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। जब लोग अपने जॉब में अच्छे से सेटल है तो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना रहता, ठीक है। तो वो अपोज करते हैं, दे डू नॉट वांट टू लर्न न्यू टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। उनको मैनेजमेंट के नए टेक्निक्स सीखने की इच्छा नहीं रहती। दे डू नॉट वांट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, उनको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की भी विश नहीं रहती। एंड अंडरगो ट्रेनिंग्स एंड होन देयर स्किल्स, और उनको अलग अलग ट्रेनिंग्स मिले के उनके स्किल्स को शार्पन करने की भी उनको ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी जॉब में सेटल हुए रहते हैं। उनको लगता है कि क्यों ये सब करना है, तो इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं, वो अपोज करते हैं, और ये एक चैलेंज हो जाता है मैनेजमेंट के लिए कि चेंज कैसे लाए, ठीक है। एंड दिस इज़ वेयर मैनेजर रोल बिकम्स चैलेंजिंग, और यहीं पे मैनेजर का रोल एक चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे लोगों को कन्विंस करे और उनको यूज़ करके उनसे चेंज लाया जाए कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में। व्हेनेवर चेंजेस आर हैपनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर हैव टू एंश्योर दैट चेंज इज स्मूथ एंड डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्टिविटी। तो मतलब मैनेजर को क्या इंश्योर करना है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये स्मूथली हो एंड इट डज़ नॉट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब एक मैनेजर अपने बिजनेस में ये चेंजेस कर रहा है तो उसके जो पर्सन है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो इसे रेजिस्ट ना करे, वो इसे अपोज ना करे, और फिर भी उनको उसे कन्विंस करके ये चेंजेस लाने हैं और ये चेंज स्मूथली हो, इसमें कोई भी लॉस ना हो, उसमें बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करे, प्रोडक्टिविटी वैसी होनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहनी चाहिए। तो ये है एक मैनेजर को कैसे अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में मैनेजमेंट करना चाहिए। नए नए चेंजेस जो कि जैसे आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसे अपने कंपनी में एक पॉजिटिव वे में चेंजेस लाने हैं और वो स्मूथली लाने हैं, ठीक है। तो ये थे मैनेजिंग द चेंज, ओके। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हेराक्लिटस ने दिया हुआ, ठीक है। और एक मार्सियो दे एंड्राडे स्केटिनी ने एक जो बताया है बैंकिंग वर्ल्ड कैसे ट्रेंड्स अलग अलग उसमें ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैनेजर को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है ये भी पूछा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स में दिया है कि लोग कौन से चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। तो नए टेक्निक्स को लर्न करने के लिए रेजिस्ट करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए रेजिस्ट करते हैं, और ट्रेनिंग लेके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए रेजिस्ट करते हैं। आगे देखते हैं न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। In any organization, a continuous customer feedback mechanism and research play an important role in the development of a new products and services. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस कस्टमर फीडबैक
और कस्टमर फीडबैक को यूज़ करके, रिसर्च करके एक इम्प्रूव्ड डेवलप प्रोडक्ट या डेवलप्ड सर्विस देना और अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि अगर कोई बिजनेस ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विस दे रहा है जो लोगों को अच्छी नहीं लग रही है तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो कस्टमर फीडबैक और उसको यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज माइट बी नेसेसिटेटेड बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, ठीक है। कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से नए प्रोडक्ट या सर्विसेज का इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि लैक ऑफ डिमांड, अगर जो पुराना प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है कंपनी उसका अगर डिमांड नहीं है, या चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न, अगर जो कस्टमर्स है वो कंजम्पशन कम कर रहे हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, या सर्विस नहीं ले रहे हैं। चेंज इन द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, अगर कस्टमर का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाता है या कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा है जो कि हम चीज़ या प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे, तो भी वो चेंज करना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, जैसे जैसे मैंने बोला था डिजिटल रिवॉल्यूशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रहे हैं। अगर उसे मायने रखते हुए, उसे नज़र में रखते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंप्रूव नहीं किया तो वो बिजनेस आगे नहीं जाएगा। कॉम्पिटिशन, जो कि अलग अलग सेम बिजनेस करने वाले कॉम्पिटिटर्स है वो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। अगर उनके साथ में रह के अपना बिजनेस अगर कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी या कुछ ऐसा डिलीवर कर रहा है जिसके कंपैरिजन में अगर अपने कॉम्पिटिटर अच्छा बिजनेस कर रहे, अच्छा प्रोडक्ट या अच्छा सर्विस दे रहे, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर का प्रॉफिट होगा, अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। चेंज इन गवर्नमेंट और रेगुलेटरी रेगुलेशंस, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज ने, अगर गवर्नमेंट में चेंज हुआ या कोई उन्होंने पॉलिसीज में चेंज किया, रेगुलेशंस में चेंज किया, तो उसकी वजह से भी आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर उससे रिलेटेड है तो उसमें चेंज लाना पड़ सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है स्टूडेंट्स जिनकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को नए प्रोडक्ट या सर्विसेज का मार्केट में इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक बिजनेस को अपना नया प्रोडक्ट या सर्विस लाना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट न्यू प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड केयरफुली। कोई भी मैनेजमेंट को, कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट को इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, जो नई सर्विसेज डेवलप हो रही है वो केयरफुली डेवलप हो, दे आर टेस्टेड प्रॉपरली, उनका प्रॉपर टेस्टिंग किया जाए एंड बिफोर दीज आर लॉन्च। मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर डेवलप किया गया, ठीक है, और उसका अगर मार्केट में उसका अगर टेस्टिंग ही नहीं किया गया, ठीक है, उसको केयरफुली डिज़ाइन नहीं किया गया, टेस्ट नहीं किया गया और डायरेक्टली लॉन्च किया गया, तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अभी ये हुआ, देखिए हमने पहले क्या देखा, चेंज को कैसे मैनेज करना है, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या था, चेंज को कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्ट्स कैसे कैसे नए डिज़ाइन करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अभी देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको चैनल पे बने रहना है और कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। देखते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं। वी लिव इन अ टाइम वेयर देयर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द कस्टमर बिहेवियर। नाउ अंडरस्टैंड, एक नई टर्म आई है इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब चेंज, टर्निंग। अभी हम ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे जो कस्टमर का बिहेवियर है ना, उसमें हर बार चेंजेस हो रहे हैं, वो टर्न ले रहे हैं, वो अलग अलग पॉइंट पे टर्न हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इफ़ वी डू नॉट गेट अवर इनोवेशन प्रोग्राम्स राइट, वी विल बिकम इररिलेवेंट वेरी क्विकली। मतलब जो भी कस्टमर के बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, इसी इन्फ्लेक्शन कहते हैं, उसके हिसाब से अगर हम अपना इनोवेशन नहीं करेंगे, इनोवेशन करके नया प्रोडक्ट, नया सर्विस नहीं लाएंगे, तो हम बहुत ही जल्द इररिलेवेंट हो जाएंगे। मतलब हम मार्केट में आउटडेटेड हो जाएंगे और अपना बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसा किसने कहा? दातुक अब्दुल फरीद अलियास, ये ग्रुप प्रेसिडेंट एंड सीईओ है मे बैंक मलेशिया के, ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा था, ठीक है। वी लिव इन अ टाइम वेयर देयर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन कस्टमर बिहेवियर एंड इफ यू डू नॉट गेट अवर इनोवेशन प्रोग्राम्स राइट, वी विल बिकम इररिलेवेंट क्विकली। तो ऐसा किसने कहा था? दातुक अब्दुल फरीद अलियास ने, जो कि सीईओ एंड प्रेसिडेंट है मे बैंक मलेशिया के, ठीक है। तो अभी देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द वर्ल्ड एंड इज इम्पैक्टिंग बिजनेसेस। जैसे ही टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, वो अलग अलग बिजनेस में भी इम्पैक्ट कर रही है। और बिजनेस विच वॉन्ट्स टू ग्रो एंड स्टे रिलेवेंट हैज़ टू कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग विद टाइम्स। ऐसा बिजनेस जो कंटिन्यूसली उसको ग्रो करना है,
ऐसे बिजनेस जिसे ग्रो करना है, जिसे अपना डेवलपमेंट करना है, जिसे बढ़ाना है, जिसे बढ़ना है मार्केट में, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ग्लोबल हो, वर्ल्ड में, तो उसे जो अलग अलग टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है, उसके हिसाब से उसे अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ही हैज़ टू कीप इवॉल्विंग एंड चेंजिंग विद टाइम्स। उसे टाइम के हिसाब से खुद वो बिजनेस को चेंज करना होगा, ठीक है, एंड स्टे अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी। अभी कौन सी नई टेक्नोलॉजी चल रही है मार्केट में, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी से अगर अप टू डेट वो बिजनेस नहीं रहेगा तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके कॉम्पिटिटर उसको बीट करके आगे निकल जाएंगे। लुक एट द वे द कार इंडस्ट्री इज चेंजिंग। इसका एग्जाम्पल दिया है, कार इंडस्ट्री देखो कैसे चेंज होती है। द फोकस ऑन डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स इज चेंजिंग। जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स का फोकस धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर गोइंग टू टेक ओवर सून। और जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को टेक ओवर, मतलब इसे बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग यूज़ कर सके। देखिए, क्योंकि पता है कि जल्दी खत्म होने वाले रिसोर्सेस है, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, डीजल पेट्रोल, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें ऐसा कुछ ऑप्शन चाहिए जो कि हम सालों तक यूज़ कर सके, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी सस्टेनेबल हो और जो कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, देयर इज अ मूव टुवर्ड्स ड्राइवरलेस कार्स टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स। और एक एग्जांपल दिया है कि अभी धीरे धीरे ड्राइवरलेस कार्स को भी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आजकल, ठीक है, उसकी वजह से ड्राइवरलेस कार्स को भी धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। देयर आर एडवांसेस इन सर्जरी में भी एडवांसेस किए जा रहे हैं, जो ऑपरेशन होते हैं, एंड द रोबोट्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू कंडक्ट सर्जरी विद इंक्रीज प्रिसीजन। मतलब जो सर्जरी ऑपरेशन होते थे उनमें अभी रोबोट्स का यूज़ करके सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए उसमें एडवांसेस प्रोग्रेस हो रही है विद इंक्रीज प्रिसीजन, क्योंकि उनमें प्रेडिक्ट, एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वेदर ये सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं, जो कि मैनुअल में थोड़ा केस, मतलब उसमें प्रिसीजन एग्जैक्टली हम एक्यूरेटली प्रिसाइज नहीं कर सकते कि होगा या नहीं, इट डिपेंड्स। लेकिन रोबोट्स को यूज़ करके ज़्यादा इंक्रीज प्रिसीजन होता है। इन केस ऑफ बैंक्स, फिनटेक इज चेंजिंग द रोल। बैंक्स के केस में भी फिनटेक, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी अभी फाइनेंस के आ रहे हैं। द रिलीवेंस ऑफ बैंकिंग एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स आर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी। जो नए, जैसे जो बैंकिंग ग्रो हो रहा है उसमें क्या कर रहे हैं कि नए नए बैंकिंग के बिजनेस मॉडल्स में टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि अभी आप स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो, तो पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले ज़माने में आपको लिटरली बैंक में जाके पैसे निकाल के फिर देने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही बैंकिंग में टेक्नोलॉजी आ गई, ऑनलाइन बैंकिंग आ गया, नेट बैंकिंग आ गया, तो अभी ये बहुत आसान हो गया और ये बहुत ज़्यादा, मतलब वास्टली इवॉल्व कर रहा है, विच इज़ गोइंग टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ बैंक्स। ये बैंक्स की कैपेबिलिटी तो एनहांस करेगा ही, बट एट द सेम टाइम इज गोइंग टू कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन। बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन भी, प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। देखिए कैसे, देयर इज़ अ रेस टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे रेस होती है बैंक्स में भी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन कौन देता है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, टू मेक होल बैंकिंग एक्सपीरियंस सिंपल, कन्वीनियंट एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब कस्टमर को होल बैंकिंग एक्सपीरियंस एक सिंपल, कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट, मतलब कस्टमर का विश्वास बैठे और वो उसे एक अच्छा बेस्ट क्वालिटी का सर्विस दे, ताकि वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो बैंकिंग बेस्ट तरीके से कर पाएगा, ठीक है। द मैनेजमेंट हैज़ अ वाइटल रोल टू प्ले इन मैनेजिंग दिस चेंजेस। तो इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे कि देखिए अभी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स या नए नए सर्विसेज लाने पड़ रहे हैं, अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं आउटर एनवायरनमेंट के, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे हैं, और इन सभी में अलग अलग बिजनेसेस को अपना बिजनेस टिका के रखने के लिए खुद को चेंजेस करके, खुद को मॉडिफाई करके, न्यू न्यू इन्वेंशंस करके उसमें आपको बने रहना रहता है, ठीक है, अलग अलग बिजनेसेस को। तो इन सब चीज़, ये सब चीज़ें कब होगी? जब उस कंपनी का, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अगर ये चेंजेस को अच्छे से स्टडी करके उसका प्लान बना रहा हो, ठीक है, उसे कैसे वो बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। आगे देखते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए? अ मैनेजर सेट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेस, मोटिवेट्स एंड कम्युनिकेट्स, सेट्स यार्डस्टिक एंड मेजर्स टू डेवलप पीपल। ये कहा था पीटर ड्रकर ने, ठीक है। तो एक मैनेजर को अपने एक ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने पीपल को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करे, ठीक है, उन्हें कैसे काम करना है, किसे क्या काम करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में प्लान करे, मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से काम करें, कम्युनिकेट करना है, अगर उनके कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करके वो अच्छे से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, सेट्स यार्डस्टिक्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करे ताकि वो अपना बेस्ट दे के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे, एंड मेजर टू डेवलप द पीपल, और उन्हें कैसे डेवलप किया जाए इसका एक मेजरमेंट लेके उन्हें उनका ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। ये कहा था पीटर ड्रकर ने। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, ये आपको बोल्ड में भी दिया है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसने कहा,
ये आपको सेंटेंस देंगे तो ये कहा है पीटर ड्रकर ने। ह्यूमन कैपिटल हैज़ बिकम अ वेरी वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन टुडे सिनेरियो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस इन द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी कंपनी के सक्सेस में वो कंपनी का ह्यूमन कैपिटल मतलब उसके एम्प्लॉय कैसे है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हज़ारों करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाती है कोई भी कंपनी के साइड से, ताकि वो अपने एम्प्लॉय को बेस्ट ट्रेनिंग दे सके। ठीक है, वो बेस्ट ट्रेनिंग दे सके ताकि वो कैपिटल, वो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल जो है, वो ह्यूमंस है, वो एम्प्लॉयज़ है, वो अपना बेस्ट दे सके। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इन लॉयल्टी पैटर्न दीज डेज स्पेशली इन इंडिया, लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस नीड्स टू बी गिवन टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट। बट अगर सपोज कोई एम्प्लॉयज़ को अच्छा ट्रेनिंग एक कंपनी में मिला और वो छोड़ के दूसरी कंपनी में गए, तो एक ये लॉयल्टी, चेंज इन लॉयल्टी पैटर्न आते हैं। मतलब वो एम्प्लॉयज़ पे अगर इतना पैसा खर्च करके मतलब उनके ट्रेनिंग पे इतना इन्वेस्टमेंट करके भी अगर वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरी कंपनी में, तो ये जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया उसका लॉस है। ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज वो किसी और कंपनी के लिए यूज़ करेगा। तो इसीलिए ये एम्प्लॉय को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को, सभी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना, अपने ह्यूमन कैपिटल को अच्छी तरीके से मैनेज करना एक बिजनेस के सक्सेस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयरफॉर द मेन चैलेंज बिफोर मैनेजमेंट इज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर एम्प्लॉयज़ लव टू वर्क। इसीलिए कोई भी मैनेजमेंट के सामने एक सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना ऑफिस में, बिजनेस में, ताकि एम्प्लॉयज़ को अपना काम करने से वो काम करने से प्यार करे। गिव देयर बेस्ट वेयर परफॉर्मेंस इज रिवॉर्डेड। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छे से उसको रिवार्ड दिया जाए तो अपने बेस्ट दे देंगे। वेयर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी वो दे दे, एंड एम्प्लॉयज़ डेवलप अ बॉन्ड ऑफ लॉयल्टी। और ये सब चीज़ें करके एम्प्लॉयज़ का अपनी कंपनी के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ट्रस्ट वाला, लॉयल्टी वाला बॉन्ड हो, ताकि वो एम्प्लॉयज़ वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में ना जाए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट भी बना रहे, वो अपने काम से प्यार भी करे और वो अपने कंपनी से लॉयल भी रहे। ठीक है, तो ये है एम्प्लॉय मैनेजमेंट के पॉइंट्स। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल इकोनॉमी। हम अभी धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। वन वे ऑफ अप्रोचिंग इज टू पुल द कवर्स ओवर योर हेड, अनदर इज टू से इट मे बी मोर कॉम्प्लिकेटेड बट दैट्स द वर्ल्ड आई एम गोइंग टू लिव इन एंड आई माइट एज वेल बी गुड एट इट। ठीक है, ये कहा था फिल कॉन्डिट ने, जो फॉर्मर चेयरमैन एंड CEO ऑफ बोइंग है। इसका मतलब समझिए स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसीलिए हमें अपने मतलब आंखों से पर्दा हटाना है। बेसिकली उन्हें कहना क्या है कि दुनिया में दिन ब दिन ये वर्ल्ड ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन हो रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे दुनिया में रह रही हूँ या रह रहा हूँ, तो मैं उसमें कैसे अपना बेस्ट करूँ ताकि मैं वो अच्छे से जी सकती हूँ। अगर कोई एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट है तो इफ़ आई एम स्टेइंग इन इट, तो मैं कोशिश करूँ कि मैं उसमें अपना बेस्ट दूँ ताकि वो एनवायरनमेंट भी मेरे लिए अच्छा ही हो। ये किसने कहा था? फिल कॉन्डिट ने, जो कि फॉर्मर चेयरमैन एंड CEO ऑफ बोइंग है। बोइंग एयरक्राफ्ट कंपनी आप सभी को पता होगा। विदाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सोशल कोहेजन कैन नॉट बी अचीव्ड। ये कहा था फिल हार्डिंग ने। ये सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जी। किसने क्या कहा था, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा डेफिनेशन दे देंगे या सेंटेंस दे देंगे, पूछेंगे किसने कहा था। तो जो फिल हार्डिंग है वो उनको क्या कहना है कि विदाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट के अच्छे के सोचिए बिना कोई भी बिजनेस की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या सोशल कोहेजन मतलब यूनिटी, तो सोशल यूनिटी उसमें नहीं अचीव की जा सकती विदाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी मायने रखना जरूरी है। अभी देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट क्या है वो भी देखना जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में बहुत अलग अलग चेंजेस लाए। इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस एंटिटीज। मोर और लेस द वर्ल्ड हैज बिकम सिंगल मार्केट एंड businesses are finding new opportunities to grow their business, increase their export, to source raw materials and to enter into business collaboration and joint ventures, borrow from international market at cheaper rates and set up subsidiaries abroad। ठीक है, सेटअप सब्सिडियरीज अब्रॉड। तो ये क्या कहना चाह रहे स्टूडेंट? बेसिकली देखिए, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग कंपनीज के लिए, लोगों के लिए अपने बिजनेस को ब्रॉडन करने का एक बहुत बड़ा बाउंड्री मिला है। कोई बाउंड्री है ही नहीं। पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग मतलब उनका रीच नहीं होता था, वो उनका कॉन्टैक्ट नहीं होता, तो एक जगह से दूसरी जगह वो डायरेक्टली मतलब एक लोकल एरिया में वो बिजनेस करते थे, सेलिंग करते थे। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न आया, मतलब ऐड आई, मार्केटिंग हुई, फिर धीरे धीरे स्टेट में, फिर एक नेशन में, और अभी ऐसा है कि
अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग नेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कोई भी कंपनी अपना, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस बढ़ा सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट से कुछ चीपर रेट्स में बोरो करो, फिर हाई रेट्स में उसको बेचो, तो एक बड़ा मार्केट मिला है सभी बिजनेस को और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है। तो कॉपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल इज इंक्रीजिंग। तो इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन यूज़ करके बिजनेस ग्रो करना बहुत ही बढ़ रहा है। दिस हाउएवर हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। लेकिन कोई भी बिजनेसेस को इतना बड़ा अगर आउटर एक एक्सपोजर मिल रहा है तो उसके थोड़े बहुत एनवायरनमेंट पे भी बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं। देखते हैं वो क्या है। इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए, अगर बिजनेस बढ़ रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ या एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह की तरफ, तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। अभी दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज एमिशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन वेरियस स्पीशीज। देखिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो पॉल्यूशन होगा ना, व्हीकल से जो धुआं निकलेगा या जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उससे जो एमिशंस होंगे उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, जो अलग अदर लिविंग थिंग्स है उनका डिस्ट्रक्शन होगा, उनके लिए हार्मफुल रहेगा पॉल्यूशन, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन वेरियस स्पीशीज़ को हार्म करेगा। दूसरा क्या, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन। Although globalization has helped nations in specializing, this has resulted in overuse of natural resources, reduction in forest cover and loss of habitat. फिर से अगर इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन हम कर रहे हैं तो हर एक बिजनेस क्या करेगा, अपना बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का आउटकम, क्वालिटी का प्रोडक्ट देने की कोशिश करेगा, और उसके चक्कर में क्या होगा कि वो ओवर यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्सेज का। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि फॉरेस्ट कवर के रिडक्शन होता है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। और लॉस ऑफ हैबिटेट, जो नेचुरल रिसोर्स है जिनका यूज़ करके हैबिटेट जी रहे अलग अलग स्पीशीज़, उनको भी इफेक्ट करेगा, उनको भी लॉस करेगा। तीसरा क्या है, रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी। अभी ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगी। क्लाइमेट चेंजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अराउंड द ग्लोब। ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ज़्यादा इमिशन होगा, फिर नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ होकर फिर अगर वो फॉरेस्ट कवर कम करेगा, हैबिटेट को लॉस करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पे होगा। क्लाइमेट चेंजेस होंगे, क्लाइमेट खराब हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज का इंट्रोडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगा, ठीक है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। फ्री एयर, अब जो नेचुरल फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, लॉस ऑफ हैबिटेट, अलग अलग स्पीसीज़ का लॉस हो रहा है, कुछ स्पीशीज़ मतलब एंडेंजर्ड होती जा रही है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन में अगर एमिशंस जो भी एसिड्स के हो रहे हैं उसकी वजह से ओशंस की क्वालिटी खराब हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, और ये सभी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द वर्ल्ड टुडे हैज़ बिकम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट द थ्रेट टू एनवायरनमेंट। तो अभी धीरे धीरे जो वर्ल्ड है जो एनवायरनमेंट पर थ्रेट से उसके लिए अवेयर होता जा रहा है। दिस एड्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो एक कंपनी के मैनेजमेंट को ये सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, सामने रखते हुए वो कंपनी का मैनेजमेंट प्लान बनाना है, वो कंपनी का ग्रोथ प्लान बनाना कि कैसे यूज़ करके वो उस कंपनी को ग्रोथ कर सके। तो ये सब चीज़ें अभी हमें टेक्निकली लेके आती है स्टूडेंट्स। इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी टुवर्ड्स सस्टेनेबल गोल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांस है। देखते हैं जल्दी। द ग्लोबल चेंजेस फेस्ड बाय अस इंक्लूड पॉवर्टी, inequality, climate change, environmental degradation, peace and justice. Because of these issues, environmental sustainability has a hot topic in the 22nd century. देखिए, ये सब जो हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, एकदम फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसका इफेक्ट हो रहा है नेचर पे, अलग अलग स्पीशीज़ पे, फॉरेस्ट कवर पे, बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है, क्लाइमेट पे। और ये सब चीज़ों की वजह से हम कौन सी चीज़ों की तरफ ढकेले जा रहे हैं, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस, जस्टिस, ये सभी पे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इशू को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया, हॉट टॉपिक इन 22nd सेंचुरी। और यूनाइटेड नेशन ने फिक्स किया है फॉलोइंग सस्टेनेबल गोल्स। यूनाइटेड नेशन ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फिक्स किए हैं विच आर ब्लू प्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये एक तरीके की ब्लू प्रिंट है जो कि सभी को फॉलो करनी है फॉर अ मोर बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, सभी के लिए एक बेस्ट फ्यूचर हो सके, ठीक है, वो सभी बिजनेसेस को भी फॉलो करनी है, सभी लोगों को भी फॉलो करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपने जीके में देखा होगा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिन्होंने बैंकिंग का स्टडी करते वक्त जो स्टैटिक जीके था उसमें भी आता था और एग्जाम जो न्यूज़ में भी रहता था। देखते हैं जल्दी से क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन एक बनेगा, कोई भी एक नंबर का आपको गोल पूछेंगे, कौन सा गोल है, ठीक है। देखते हैं। गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, ठीक है, ये आपको नंबर से याद रखना है, ये नंबर का ये गोल है, ठीक है। आपने नाम याद रखा ना, अंदर का चीज़ आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि क्या है, सब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, सिर्फ कीवर्ड जो मेन पॉइंट है याद रखो। गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, इसका मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव टू प्रोवाइड सस्टेनेबल जॉब्स एंड प्रमोट इक्वालिटी। तो मतलब
कोई भी एक जगह पे गरीबी नहीं होनी चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है वो सबके लिए जॉब दे और सभी को इक्वलिटी में प्रमोट करे, ठीक है। दूसरी है जीरो हंगर, पहली हुई, दूसरी है जीरो हंगर, मतलब द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफर की सॉल्यूशंस फॉर डेवलपमेंट एंड इज सेंट्रल फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। जो फूड एंड एग्रीकल्चर को सेक्टर है उसे इंश्योर करना है कि सभी रीजन में डेवलपमेंट हो और जो हंगर एंड पॉवर्टी है, जो भूखमरी और जो गरीबी है उसे मिटाया जा सके। गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सभी की हेल्थ अच्छी रहना जरूरी है। एंश्योरिंग हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोटिंग वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल गोल, ठीक है। तो सबकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, ऑब्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ इंप्रूविंग पीपल्स लाइव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सभी लोगों को बेस्ट एजुकेशन, अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देना भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो उनकी डेवलपमेंट होगी। गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली फंडामेंटल राइट बट नेसेसरी फाउंडेशन फॉर पीसफुल प्रॉस्परस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। देखिए कुछ जगह में लाइक मेल और फीमेल में, मतलब पुरुष और महिलाओं में जो भी इनइक्वालिटी, जो कि भेदभाव किया जाता है, उसे नहीं करना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी रहेगी तभी तो अच्छे से डेवलपमेंट होगी, पीसफुली एनवायरनमेंट रहेगा और आगे डेवलपमेंट होगी, ठीक है। गोल 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सभी को क्लीन एक्सेसिबल वाटर, मतलब क्लीन एंड एक्सेसिबल वाटर फॉर ऑल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ वर्ल्ड वी वांट टू लिव इन। कोई भी बेस्ट वर्ल्ड में, मतलब ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे हमें रहना है, तो सभी को अच्छा और शुद्ध पानी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी इज सेंट्रल नियरली टू एवरी मेजर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। सभी लोगों को अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी मिलना जरूरी है। अफोर्डेबल मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं, और क्लीन मतलब जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगी। गोल नंबर 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ विल एक्वायर सोसाइटीज टू क्रिएट कंडीशंस दैट अलाउ पीपल टू हैव क्वालिटी जॉब्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ऐसी सोसाइटीज़ को ऐसी कंडीशंस तैयार करनी है ताकि सभी लोगों को क्वालिटी जॉब्स मिल सके, ऐसे जॉब्स मिल सके जहाँ पे लोग अच्छे से अपने काम को लव करें और अच्छे से काम कर सके, ठीक है। गोल नंबर 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रूशियल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो सके, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि उसे जल्दी से जल्दी डेवलप किया जा सके और सभी के लिए डेवलप किया जा सके। गोल नंबर 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी अगेन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी पॉलिसी शुड बी यूनिवर्सल इन प्रिंसिपल बाय पेइंग अटेंशन टू द नीड्स ऑफ डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि कंट्री के कोई भी एरिया के सभी वर्गों को, मतलब डिसएडवांटेज पीपल जो कि बहुत पुअर है, कि या कोई भी मतलब ऐसे लोग कि जिनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जिनको अच्छे से फैसिलिटीज़ नहीं मिले, तो वो सभी को इक्वल पॉलिसीज़ मिलनी चाहिए। उन सभी को जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो भी अगर कंपनी में काम कर, सभी को ऐसा उसका इक्वल प्रॉफिट हो सके, उसका एडवांटेज लेके वो भी अपना डेवलपमेंट कर सके। तो सभी डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन तक भी हर एक पॉलिसी पहुंचानी है। गोल नंबर 11 क्या है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देयर नीड्स टू बी फ्यूचर इन विच सिटीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल विद एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, एनर्जी, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर। तो ऐसी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज क्रिएट करनी है जहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें बेसिक सर्विसेज को अच्छे से एक्सेस मिले, जैसे कि उनको एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी या क्लीन एनर्जी मिलके वो अपना हाउसिंग, अच्छा घर मिले, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा और सभी तरीके की सर्विसेज उनको जो भी बेसिक लिविंग के लिए लगती है वो मिले, ठीक है। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मतलब सही मायने में प्रोडक्शन और कंजम्पशन होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा भी प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और एक्स्ट्रा भी कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, दैट देयर शुड बी बैलेंस। गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इज अ ग्लोबल चैलेंज दैट अफेक्ट्स एवरीवन एंड एवरीवेयर। तो आपको क्लाइमेट चेंज को मायने रखते हुए उसके हिसाब से ही काम करना है। ये हमें ऐसा बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी सेक्टर में ऐसा काम नहीं करना है जो अपने क्लाइमेट को अफेक्ट करता हो। क्लाइमेट को बनाए रखने, अच्छा क्लाइमेट बनाए रखने के लिए ही एफर्ट्स करने हैं, क्लाइमेट को खराब नहीं करना है। गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ दिस इसेंशियल ग्लोबल रिसोर्सेज अ की फीचर ऑफ सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब लाइफ बिलो वाटर मतलब जो फिश है, जो ऐसे लिविंग थिंग्स जो वाटर के नीचे समुद्र में रह रहे, नदी में रह रहे, तो उनको भी मतलब पोल्यूशन नहीं करना है ताकि वो मर जाए, ठीक है। उनका भी मैनेजमेंट, उन्हें भी अच्छे से वहाँ पे रहना फ्यूचर ज़रूरी है, ठीक है। गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन लैंड। सस्टेनेबिलिटी मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन, हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस। मतलब हमें जो लाइफ ऑन लैंड, मतलब अभी ह्यूमन तो है ही, लेकिन जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करना है, डिसर्टिफिकेशन को रोकना है ताकि जो सॉइल है वो बनी रहे, फॉरेस्ट अपने बने रहे ताकि अपना पोल्यूशन ज़्यादा ना हो और एक फ्रेश
अच्छा क्लाइमेट हमें मिले, हॉल्ट रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करना है, हॉल्ट करना है, हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, और जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ों की वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है ना स्टूडेंट्स, वो रुकना चाहिए, हॉल्ट होना चाहिए। तो इसीलिए लाइफ ऑन लैंड को भी सेव करना जरूरी है। गोल नंबर 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बिल्डिंग इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनानी है जो कि एक इफेक्टिव और अकाउंटेबल लेवल, मतलब सभी को अच्छी तरीके से और इक्वल जस्टिस दे, ठीक है, सभी को शांति से रहने का, न्याय से रहने का अधिकार है। और गोल नंबर 7 है पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप मतलब क्या? रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए हमें ग्लोबल पार्टनरशिप करनी है, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करनी है, ताकि सभी कंट्रीज, सभी लोग, पूरा वर्ल्ड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को, उसके मेजर्स को अचीव करके हमारे जो एनवायरनमेंट को, जो अगर हार्म हो रहा है या एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसे रोक सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर अपना अच्छा हो, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो लैंड के ऊपर हो, लैंड बिलो लैंड हो, ह्यूमन हो, एवरी सबके लिए अच्छा एनवायरनमेंट बने रहे। तो स्टूडेंट ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब कुछ लर्न नहीं करना है। आपको क्या रखना है याद? कीवर्ड। गोल नंबर 1 पॉवर्टी, गोल नंबर 2 जीरो हंगर, सिर्फ कीवर्ड याद रखो बस। तो आप अंदर की चीज़ तो आपको लिखना आसान है, ठीक है, कीवर्ड से तो आप गेस कर सकते हो कि इसको क्या बोलना है, ठीक है। तो द प्रेजेंट डे मैनेजमेंट इज फेस्ड विद चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्टेशन एंड बिजनेस गोल्स। तो बेसिकली अभी आजकल बिजनेसेस में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैनेजमेंट को ये सभी चैलेंजेस को फेस करके और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मैनेज करके, बैलेंस करके, ऐसे उनको बिजनेस के गोल्स बनाने हैं ताकि बिजनेस का प्रॉफिट भी हो, और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एक्सपेक्टेशन, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं, उन्हें भी सेटिस्फाई किया जाए और बिजनेस के गोल्स भी अचीव किए। तो एक तरीके का अपने आप में बड़ा चैलेंज बन जाता है अलग अलग बिजनेसेस के मैनेजमेंट के सामने। दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग। तो इसीलिए डेफिनेटली इम्पैक्ट कहाँ करता है? उनके डिसीजन मेकिंग में, एज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकर बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस का डिसीजन हो तो उसमें ये सभी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, और इसी इम्पैक्ट को सामने रखते हुए वो डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो वो ब्लाइंडली डिसीजन नहीं ले सकते, ये सभी चीज़ों को उनको ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लेना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना पार्ट 4 ऑफ ABFM एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आपकी तरफ पहुँचे। और स्टूडेंट ये सीरीज़ हमारी ABFM की बनी रहेगी कंटिन्यूसली। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये जो नए सब्जेक्ट आया है इसे जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें ताकि आपको रिवीजन का चांस मिले। और स्टूडेंट हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स मिल रहे हैं CIIB के न्यू एग्जाम, न्यू जो सिलेबस आ रहा है जून 2023 में, जिसे फर्स्ट शॉट में हम क्लियर कर सके। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कमेंट, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।